हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 7 जून 2024 के 3 प्रमुख समाचारों को देखते हैं, जिसमें से पहला समाचार है इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल है एक्सप्लेनेशन करके। उसमें है कि 18वीं लोकसभा यानी जो अभी चुनाव हुआ है उसमें महिला उम्मीदवारों की भागीदारी पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा कम है। 74 महिला सांसद चुनी गई हैं। तो उसके बारे में समझेंगे कि क्या कैसे है, पार्टीगत कैसे है, पार्टी ने कितने लोगों को चुना है। क्योंकि अभी महिलाओं को लेकर जो महिला आरक्षण विधेयक पास किया गया है वो आगामी जब भी डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, उसके बाद 33% आरक्षण की व्यवस्था करती है। तो देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है, कैसे है। दूसरा समाचार है एक एवियन इन्फ्लुएंजा या कह सकते हो बर्ड फ्लू, जिसे आम शब्द में कहा जाता है, बर्ड फ्लू का एक संस्करण H5N2 एक नया मतलब नया तो नहीं है लेकिन एक संस्करण है। इससे संक्रमित पहला एक मानव संक्रमित एक केस मैक्सिको में दर्ज किया गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु पहले हुई है, बाद में उसकी जांच की गई थी तो वो उसमें संक्रमित पाया गया था H5N2 से। हालांकि ये WHO ने यह भी पाया है कि उस वायरस का कोई जो रोगाणु था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं था। ये व्यक्ति पहले से ही कई बीमारियों से ग्रसित था। तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, कैसे है और चिंतित होने की ज़रूरत है कि नहीं है, लक्षण है कि नहीं है, आदि आदि। तीसरा है इंडरा करके एक फिच रेटिंग एजेंसी की इंडिया स्पेसिफिक रेटिंग एजेंसी है। उसने ये पाया है कि जो वित्त वर्ष 23-24 जो 31 मार्च को बीता है, यानी पिछला वित्त वर्ष का चौथे तिमाही में करंट अकाउंट बैलेंस, यानी जो हमारा विदेशी व्यापार में जो करंट अकाउंट होता है उसका बैलेंस सरप्लस रहा है। और पिछली बार जो 1.2% का घाटा था, इस बार 0.6% का जीडीपी के सरप्लस रहा है। इसके बावजूद भी ओवरऑल जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें बैलेंस ऑफ में करंट अकाउंट जो है 23-24 में जो है वो 16-17 यानी वित्तीय वर्ष 16-17 के बाद, यानी 6-7 साल पहले के बाद से सबसे अच्छा स्थिति रहा है। तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये महिलाएं रही हैं, पिछले लोकसभा की हैं, नई लोकसभा की तो अभी लेना बाकी है, तस्वीरें आनी बाकी है। लेकिन इस बार भी 543 लोकसभा सदस्यों में से 74 महिला चुनी गई हैं, 74 महिला सांसद चुनी गई हैं, जो पिछली बार 78 की अपेक्षा 4 कम हैं। और अगर पहली लोकसभा या पहली आम चुनाव की बात करें तो उससे 52 ज़्यादा है। तो धीरे धीरे ये परिवर्तन हुआ ही है। हालांकि पिछली लोकसभा यानी जो 17वीं लोकसभा है उसमें महिला सांसदों की संख्या सर्वाधिक थी और वो 14 पॉइंट समथिंग थी। इस बार वाला 13 पॉइंट कुछ परसेंट है। और देखा जाए तो जो 33% का आरक्षण का हमारा टारगेट है उससे बहुत नीचे है। फिर भी धीरे धीरे ये विकास हो ही रहा है। और आगे आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो देखिए, परिचय देखते हैं। तो भारत ने इस वर्ष लोकसभा के लिए 74 महिला सांसदों को चुना है, जो 2019 की तुलना में 4 कम है। यानी 19 में कितना था, 78 था। और 1952 में भारत के पहले आप चुनाव की तुलना में 52 अधिक है, यानी कि 1952 में 22 था। और ये 74 महिलाएं निचले निर्वाचन शक्ति के लिए 13.63% का हिस्सा बनाती हैं। और ये जो 33% का आंकड़ा है उससे देखा जाए तो काफ़ी कम है, या उसको आप देखा जाए तो लगभग 20% ओवरऑल जो है 20% कम है, या जो हमें टारगेट है महिलाओं के लिए जो आरक्षण कर रहे हैं। अगर हम इसके भागीदारी में परिवर्तन देखें कि कैसे पहले आम चुनाव से लेके 92 से लेके कैसे कैसे आगे परिवर्तन हुआ है, तो ये देखा गया है कि परिवर्तन महिलाओं का भागीदारी धीमा परिवर्तन है, हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। आंकड़े देखें तो 1992 की जो पहली लोकसभा चुनाव थी, आम चुनाव, उसमें 4.41% था। फिर बढ़ा 5.4%, 6.2%, 5.5%, 1971 में 4.32% और 1977 में 3.51% हो गया, जो कि देखा जाए इस आंकड़े में भी देख के लग रहा है कि सर्वाधिक कम था। और ये तब हुआ था
जब इंदिरा गांधी जी जो भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं, उनका नेतृत्व चल रहा था। तो ये वो दौर था। इसके बाद फिर धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना घटना घटना सर्वाधिक जो है 1919 में था 14.36%, जिसमें 78 महिलाएं थी, और अब ये आंकड़ा 13.63 या 74 है। तो ये 52 से लेके 2024 में 72 सालों में और 18 जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें महिलाओं का प्रतिशत कैसे है, इसको आप देख सकते हैं। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो कुछ इस तरह की स्थिति दिखाई देती है इनमें। यही बातें देखिए आंकड़ों में भी देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा की लैंगिक संरचना में महिलाओं की प्रतिनिधित्व में वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति देखी गई है, लेकिन प्रगति धीमी रही है और रैखिक नहीं रही है। यानी ऐसा नहीं बढ़ा है। रैखिक कैसे होती कि बढ़ रही है तो ऐसा, इसमें क्या है ऐसे बढ़ रही है, घट रही है, और ये बता रही है कि घट बढ़ रही है लेकिन आगे ही बढ़ रही है, ये बात इसमें बताया जा रहा है। 1952 में निचले सदन में महिलाओं की संख्या 4.41% थी, फिर ये बढ़ के एक दशक बाद यानी 62 तक 6% हो गई। 1971 में फिर से 4% से नीचे आ गई, और विडंबना थी कि उस समय भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नेतृत्व था। तो ये चीज़ें चलती रहती है, फिर ये आगे बढ़ती गई, समझते गए। अभी देखा जाए तो 2009 वो वर्ष था, 2009 का चुनाव वह था जब महिलाओं की भागीदारी 10% के आंकड़े को पार की गई। उसके बाद 2019 में 14.36% जो सर्वाधिक थी, और अभी जो है वो 13.68% है। और इसके बावजूद अगर देखा जाए तो भारत का महिला सांसद में महिलाओं की भागीदारी कुछ प्रमुख देशों जैसे देखिए दक्षिण अफ्रीका में 46% है, यूके में 35% है, यूएस में 29% है, उससे काफ़ी कम है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर शायद हमने नारी वय वंदन जो है योजना, या कह सकते हो कि महिलाओं को लोकसभा और उसमें जो है आरक्षण की 33% आरक्षण के लिए पिछली लोकसभा में संसद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये व्यवस्था की गई थी। ये दर्शाता है कि ये वृद्धि जो है जो 4-5% से शुरू होकर 13-14% पे बढ़ी है, ये हो रही है, लेकिन उतने स्तर पे नहीं हो रही है जितने स्तर पे हमें उम्मीद थी। जरा सा इस चुनाव के बारे में और देख लेते हैं कि महिला सांसदों की पार्टीवार हिस्सेदारी, यानी जो 74 सांसद महिला सांसद चुने गए हैं उनमें पार्टीवार क्या हिस्सेदारी है। तो जैसे देखा, अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल पूरा 543 में 74 का आंकड़ा 13.6% के आसपास पड़ता है। अगर आप पार्टी वाइज भी देखेंगे तो लगभग यही 13% के कुछ 1% कम ज़्यादा ही आपको यहाँ देखा जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा 31 सांसद जो है बीजेपी की हैं, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के 13 हैं, टीएमसी के 11 हैं, समाजवादी पार्टी के 5 है, डीएमके के 3 हैं, चिराग पासवान की नेतृत्व वाली एलजेपी, आरबी और जेडीयू से 2-2 हैं, और 7 पार्टियों में से प्रत्येक में 1 महिला सांसद है, यानी टोटल 14 पार्टियों में मिला के 74 महिला सांसद हैं। अब ये देखते हैं कि ये तो चलो रिजल्ट के बाद है, जो महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया था उसकी क्या स्थिति है। तो देखिए 24 के लोकसभा चुनाव में कुल 8,360 महिला उम्मीदवार थी। 8,360 उम्मीदवारों में से लगभग 10% महिलाएं थी। यानी कि देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी उम्मीदवारी के लेवल पे ही कम थी। 8,360 महिला जो है लोग चुनाव में उतरे थे, उनमें से केवल 10% महिला उम्मीदवार थी, और यह संख्या तो 1957 में 3% थी, यानी बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। और अगर देखें प्रमुख विपक्षी दलों तक देखा जाए, प्रमुख दलों तक देखा जाए, तो पहले ये देख लीजिए महिला उम्मीदवारों का अनुपात 10% तक पहुंच गया है, ये पहली बार है। और भाजपा ने 16% दिया था महिला उम्मीदवार, और कांग्रेस ने 13% उम्मीदवार दिया था, और जो विजयी हुई हैं उसमें भी टोटल का 13% का वो एवरेज ही लगभग 13% का एवरेज आ रहा है। और ओवरऑल 10% लोगों को भागीदारी दी गई थी, और 13% लोग 13 कुछ % महिला जीती हैं। तो ये बता रहा है कि महिलाएं का जीतने का स्तर थोड़ा बेहतर है पुरुषों की अपेक्षा, लेकिन वो कुछ अन्य फैक्टर्स पे भी निर्भर करता है। इसमें
महिला सांसदों में नए और युवा चेहरे, ये जो कंपोजिशन दिखाई दे रहा है कि महिला सांसदों में जो महिला सांसद हुई हैं उसमें से ज़्यादातर नए हैं और युवा चेहरे हैं। देखिए 74 महिला सांसदों में से 43 पहली बार सांसद बनी हैं और एक पहली बार लोकसभा सांसद मीसा भारती जी हैं। इसके पहले ये राज्यसभा से रही हैं, तो ये पहली बार लोकसभा सांसद बनी हैं, ये दिखा रहा है। साथ ही में सदन में कुल नए लोगों का प्रतिशत 59% महिलाओं का है और 52% पुरुषों का है, यानी पुरुषों का नए पुरुष जो है 52% सांसद बने हैं और महिलाओं में 59%, यानी महिलाएं ज़्यादा नई रूप से, मतलब नया चेहरा ज़्यादा चुना गया है। उसी तरह से महिला सांसदों की औसत आयु भी 50 वर्ष है, यानी कि ऑन एवरेज देखा जाए तो महिला सांसद 50 वर्ष की औसत में हैं, जबकि पुरुषों का भारतीय संसद में जो है सदन की, पुरुषों का नहीं बल्कि सदन की औसत आयु 56 वर्ष है। तो 56 वर्ष की औसत आयु है हमारे सदन की, उसमें महिलाओं की औसत, सांसदों की औसत आयु 50 वर्ष है, यानी महिलाएं सदन की औसत आयु से युवा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नए और युवा चेहरे, भारतीय महिलाओं जो सांसद हैं वो नए हैं, युवा हैं, ये बातें दर्शाती रही है। हालांकि पुरुष समकक्ष के बराबर ही शिक्षित हैं, जिसमें से 78% ने स्नातक की शिक्षा पूरी की है। ये कुछ आंकड़े हैं भारत में महिलाओं की, जो अभी सांसद लोकसभा सांसद चुने गए हैं उसमें महिलाओं की कंपोजिशन की स्थिति। ठीक है, तो कमोबेश रूप से पिछले साल की ही अपेक्षा रहा है संख्या के आधार पे। बाकी जो आंकड़े हैं ये सारी चीज़ें बता रही है और इसीलिए ये कहा जाता है, जैसे 10% आप देखिए कि उम्मीदवार बने तो 13% रिजल्ट आया। अगर उम्मीदवार और उतारे जाते तो संभवतः और बेहतर रिजल्ट आता। जैसे कभी तर्क दिया जाता था ना कि पार्टी के लेवल पे, अपने लेवल पे उम्मीदवार उतारा जा सके, तो वो चीज़ें बताती है कि पार्टियां कभी भी, देखिए पार्टियां जीतने के लिए आती हैं, वो जिताऊ लोगों को चुनाव में उतारती हैं जिससे उनको सरकार बना सके या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ऐसे में जरूरी था महिलाओं को आरक्षण देने का, क्योंकि पिछले 72 सालों का तो आपके पास ग्राफ दिखाया ही गया था। इस साल भी, जबकि इसके पहले संसद ने 33% आरक्षण दे चुका था, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा संख्या बढ़ने में, बल्कि थोड़ी कम ही हो गई है। इसलिए वो जो महिलाओं को आरक्षण है वो जस्टिफाई करता है कि बगैर उसके बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जो बढ़ रहा है वो इतने धीरे धीरे बढ़ रहा है कि 4 से 13 पहुंचने में 72 साल लगा है, तो 13 से 33 पहुंचने में तो हमें लग रहा है कि कईयों साल लग सकता था, और आधी आबादी बराबरी पे पहुंचे, ये तो एक तरह से सपना ही हो सकता है 21वीं सदी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। H2N2 एवियन इन्फ्लुएंजा, विश्व के पहले मानव संक्रमित मामले में व्यक्ति की मौत, यानी एवियन इन्फ्लुएंजा के H5N2 वेरिएंट से जो व्यक्ति संक्रमित हुआ था, यानी पहला मामला देखा गया है जिससे वो ये मानव में संक्रमण पाया गया था, मैक्सिको में पाया गया है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है अप्रैल में, WHO ने अपने रिपोर्ट में कहा है। आइए जरा समझते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि 5 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि मैक्सिको में 59 वर्षीय एक व्यक्ति में H5N2 प्रकार का एक एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला पुष्ट मामला सामने आया था, जिसकी अप्रैल में मृत्यु हो गई थी। विश्व संगठन ने कहा कि इस मामले में लोगों में बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा का सामान्य अर्थ होता बर्ड फ्लू, फैलने के खतरे के बारे में चिंता बढ़ गई है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति का पोल्ट्री या अन्य जानवरों के संपर्क का कोई इतिहास नहीं है। यानी ये व्यक्ति जिसकी जान गई है और जो पहला H5N2 से संक्रमित पाया गया है, ये व्यक्ति किसी पोल्ट्री और इस तरह से चीज़ों से जुड़ा नहीं था, फिर भी उसको ये संक्रमण देखा गया है। तो डॉक्टरों को या लोगों को, ये विशेषज्ञों को ये शक है कि इसको संक्रमण किसी अन्य मनुष्य से होगा जिसको अभी जांचा नहीं जा सका है। आइए और जरा देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि यह वायरस अमेरिका में H5N1 नामक इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रकोप से भिन्न है, जो गायों के झुंड में फैल रहा है, जिसके कारण 3 कृषि श्रमिकों को भी संक्रमण हुआ है। यानी अमेरिका में इसी तरह का फैल रहा था, लेकिन उसको H5N1 कह रहे हैं, ये है H5N2 इसीलिए। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N2 क्या है? तो H5N2 वायरस
एवियन इन्फ्लुएंजा, देखिए पहले इसको ज़रा समझा दे एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है। कि देखो इन्फ्लुएंजा माने जुखाम सर्दी फ्लू होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी जो पक्षियों को जो होने वाला इन्फ्लुएंजा है उसको सामान्य तौर से बर्ड फ्लू कहते हैं, जिसमें मुर्गियों से जंगली पक्षियों से होता है। और ये पशु एनिमल इन्फ्लुएंजा के जो कई सारे वायरस रूप है उसमें से एक है। पशु से भी होता है, पक्षियों से होता है, तब उसे एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू कहा जाता है। और यह देखिया जाए तो H5N2, ये H5N2 कई प्रकार होते हैं उसमें से एक है। और इन्फ्लुएंजा वायरस को उसकी सतह पर मौजूद दो तरह के प्रोटीन हीमाग्लूटिनिन या H से बोलते हैं, इसके कारण वायरस कोशिकाओं को संक्रमित करता है। यानी H5 में जो H है उसको बोलते हैं हेमाग्लूटिनिन या H। ये प्रोटीन कोशिकाओं को संक्रमित करने का काम करता है। और न्यूरामिनेडेस या N यह वायरस को फैलने में मदद करता है। यानी H संक्रमित करने में मदद करता है, N फैलने में मदद करता है। और इसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं और इसमें जो H5N1 का जो वेरिएंट होता है इसमें लगभग 9 उप प्रकार देखे जाते हैं। और उन्हीं 9 उप प्रकारों में से H5N2 इसी H5 नामक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित होता है और इसके कुल 9 ज्ञात उप प्रकार में से एक है। हालांकि H5N2 अन्य जो उप प्रकार हैं, देखिए H5 का जैसे H1, H3, उसके अपेक्षा यह शायद ही मनुष्यों में कभी फैलता है। और अभी तक मनुष्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5, एवियन इन्फ्लुएंजा के कई रूप होते हैं, उसमें से जो H5 वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कोई विशिष्ट टीके उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो H5N1, N2 यानी N1 जो अमेरिका में फैला है या N2 जो ये मैक्सिको में देखा जा रहा है, इसके मनुष्यों में इसको रोकने के लिए कोई टीका अभी उपलब्ध नहीं है। पशु इन्फ्लुएंजा वायरस से मनुष्यों को संक्रमण, देखिए पशु इन्फ्लुएंजा वायरस आमतौर पर जानवरों में प्रसारित होता है, लेकिन कभी कभी जानवरों से संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में भी हो जाता है। मनुष्यों में संक्रमण मुख्य रूप से जिन मेजबान पशुओं के कारण होता है उनके आधार पर इसका नाम रखा जाता है। जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा ए बोलते हैं, स्वाइन इन्फ्लुएंजा या सुअर से जो होता है, और पशु अन्य जो है एनिमल इन्फ्लुएंजा को अन्य इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। क्या लोगों को चिंतित होना चाहिए? जो मरीज पाया गया है मैक्सिको में, WHO का कहना है कि उसमें पहले से ही कई सारी बीमारियां थी। वो संक्रमित होने का जो लक्षण दिखाया था उसके काफ़ी पहले से ही उसके कई सारे, वो बेड ड्रिवन था, यानी वो बेड पे ही था, इसलिए वो जो पहले से उसकी स्वास्थ्य की खराब स्थिति थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। और उसके संपर्क में जिस अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई है ट्रेस किया गया तो 17 लोग उसके संपर्क में आए थे, लेकिन किसी और में उसका सिर्फ एक व्यक्ति था जिसमें बहती नाक पाई गई है और में कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया है। इस आधार पर WHO या कहते हैं कि देखिए कि जिस H5N2 वायरस से उस व्यक्ति को संक्रमित हुआ था, उस व्यक्ति को संक्रमित किया हुआ केवल रोगजनक वायरस है, वह कम रोगजनक वायरस है, जिसका अर्थ है कि इससे गंभीर बीमारी होने की संभावना नहीं है, ऐसा WHO मानता है। लेकिन अभी चिंता की बात है कि विशेषज्ञ अभी भी यह नहीं जानते हैं कि उसको संक्रमण कैसे हुआ, क्योंकि जैसे जहां तक इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कही जाती है या अन्य एनिमल इन्फ्लुएंजा की वायरस कहा जाता है, उसमें यह देखा जाता है कि संक्रमित पशु से मनुष्य को होता है। जैसे अमेरिका में H5N1 से जो गायों के झुंड था उनसे हुआ था, कृषि श्रमिक थे, लेकिन इस आदमी का कोई ऐसा संपर्क नहीं रहा है कि वो पोल्ट्री के संपर्क में या पक्षियों के संपर्क में रहा हो। इसका मतलब है कि लोग अनुमान लगा रहे, अनुमान ही है, अभी वास्तविकता नहीं है कि इस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से वापस आया हो, यानी अन्य लोगों को भी ये संक्रमण हो सकता है। लेकिन चूंकि ये कम रोगजनक है, इसका रोगजनक प्रभाव कम है, इसलिए उतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा WHO का मानना है। H5N2 एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण के क्या लक्षण है?
तो देखिए मनुष्यों में जो है इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण होता है, ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी यहाँ से ऊपर होता है और इसमें हल्के से लेके गंभीर संक्रमण हो सकता है और कई बार ये घातक भी हो सकता है। जैसे WHO कहता है कि इसके अतिरिक्त कंजंक्टिवाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन लक्षण, इंसेफ्लाइटिस, इंसेफेलोपैथी की भी रिपोर्ट आती है। यानी अगर सामान्य शब्दों में देखा जाए तो इसमें बुखार आ सकता है, गर्मी आ सकती है, कपकपी महसूस हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, खांसी और सांस लेने में भी हो सकती है और पेट आदि की गड़बड़ी भी हो सकती है। ये सारे कुछ लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, आइए चलिए अगला समाचार हम अपना देखते हैं कि वित्त वर्ष 23-24 की चौथी तिमाही में, जैसे एक वित्त वर्ष पूरा 12 महीने का होता है, उसको हम 4 क्वार्टर में बांटते हैं। तो पहला क्वार्टर होता है अप्रैल से लेके जून तक, दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई से लेके सितंबर तक, तीसरा क्वार्टर होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, चौथा क्वार्टर होता है जनवरी से लेके मार्च तक। तो वो जनवरी से लेके मार्च वाले क्वार्टर में जो भारत का बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस था, उसमें सरप्लस स्थिति देखी गई है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। फिच रेटिंग एजेंसी की जो इंडिया आधारित रेटिंग है, INRA करके, उसने ये अनुमान लगाया है। और ये पिछले तिमाही यानी वित्त वर्ष के जो तीसरी तिमाही थी यानी अक्टूबर से दिसंबर, उसमें जो 1.2% के GDP के घाटा का अनुमान था, उसके बाद ये बेहतर स्थिति है। और ओवरऑल जो स्थिति है वो पिछले वित्तीय वर्ष में ये अच्छी बता रही है भारत के करंट अकाउंट बैलेंस को लेकर। आइए देखते हैं क्या है, कैसे है। देखिए, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च INRA का अनुमान है कि भारत का चालू खाता शेष करंट अकाउंट बैलेंस वित्त वर्ष 23-24 में की चौथी तिमाही में लगभग $6 अरब का या 0.6% ऑफ GDP का अधिशेष इसमें प्राप्त हुआ है। यानी हमारा जो चालू खाता करंट अकाउंट बैलेंस होता है, इसमें वस्तुओं के निर्यात का बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, उसमें बैलेंस ऑफ गुड्स होता है, बैलेंस ऑफ सर्विसेज होता है, इसमें जो हम पैसे को रेमिटेंस भेजते हैं वो भी इसमें शामिल होता है, नेट रेमिटेंस शामिल होता है, या जो पूंजी आदि हमने निवेश किया रहता है उसका जो रिटर्न मिलता है वो भी इसमें शामिल होता है। तो ये कुल मिला के इसमें सरप्लस की स्थिति है। और यह वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के बाद यह पहला अधिशेष है, यानी 21-22 की पहली तिमाही में पहला अधिशेष ये देखा गया है। और पिछली तिमाही में $10.5 अरब यानी GDP का 1-2% के घाटे के बाद ये महत्वपूर्ण बदलाव दिख रहा है। यानी इसके पहले पिछली तिमाही में जो $6.5 अरब का नुकसान हुआ था करंट अकाउंट बैलेंस में, यानी करंट बैलेंस उसमें, इसमें $6 अरब का फायदा दिख रहा है और ये सकारात्मक परिवर्तन है। और 21-22 की पहली तिमाही के बाद ये सरप्लस चीज़ें दिखाई दे रही है। इससे हुआ क्या है, इन सब को मिला के देखा जाए, इन सकारात्मक तिमाही के बाद वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल चालू खाता शेष या करंट अकाउंट बैलेंस GDP के 0.6% पर घाटे में रहने की उम्मीद है। और ये घाटे पे रहने के बावजूद भी महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2021-22 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसमें कोई, एक तो कहते हैं महामारी में तो चलो न कोई आयात हो रहा है न कोई निर्यात हो रहा है, तो उस बात को छोड़ दिया जाए, तो वित्त वर्ष 2016-17 यानी लगभग 7 साल पहले, यानी 7 साल के दौरान ये सबसे कम चालू खाता घाटा है। यानी चालू खाता पर जो शेष है यानी जो बैलेंस है उसमें जो कमी है 0.6% की जो घाटा है वो पिछले 7 सालों में सबसे कम है, ऐसा अनुमान इसमें कहा गया है। अगर देखा जाए तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक माहौल में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। जैसे वैश्विक आर्थिक माहौल अभी भी अनिश्चित होने के बावजूद भी 2024 के लिए सुधार के संकेत दे रहा है, क्योंकि मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आई है, अमेरिका तथा कई उभरते बाजारों में मजबूत आर्थिक वृद्धि हो रही है, और ये सब एक उज्जवल दृष्टिकोण आगे दिखा रहा है कि आगे भी ये स्थिति सही होगी। और वैश्विक विनिर्माण परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर अगर ये ग्रोथ को बताने वाली जो चीज़ें हैं वो लगातार 3 महीनों से बढ़ रहा है, जो 15.3 तक पहुंच गया है। देखिए
परचेसिंग S&P का जो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है, यह अगर 50% के ऊपर होता है तो वृद्धि की बात करता, 50 के ऊपर होता है तो वृद्धि की बात करता है, 50 के नीचे रहता है तो कमी की बात करता है। यानी कहीं ना कहीं ये वृद्धि की ही बात कर रहा है। और यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया है, यानी यूरोपीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। यूरोपीय क्षेत्र में तो आपको पता है रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और बहुत सारे कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्शन और उसके कारण वहाँ पे निश्चित रूप से अर्थव्यवस्थाएं बेहतर स्थिति में नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाए, वो तो बाकी सब जगह अच्छी स्थिति है। वित्त वर्ष 23-24 के बारे में तो बताया कि अधिशेष रहा, जरा सा 24-25 के बारे में भी बता दें, यानी उसकी पहली तिमाही को लेकर इसी इंडिया राब ने अपनी बात कही है। इसमें ये कहा है कि वित्त वर्ष 24-25 की पहली तिमाही में, यानी जो तिमाही चल रही है 1 अप्रैल से एक लास्ट जून तक, निर्यात में लगभग 112 अरब डॉलर की तीव्र वृद्धि हुई के अनुमान है और जो साल दर साल 8% की वृद्धि है। इसी अवधि में आयात में भी 169 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो साल दर साल पे 6% की अधिक है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे निर्यात से आयात ज़्यादा रहेगा। इसके कारण क्या होगा, 57 अरब डॉलर का वस्तु का व्यापार घाटा होगा, हमें ट्रेड में घाटा होगा। लेकिन सर्विसेज की स्थिति बहुत बेहतर न होने के कारण, देखिए सेवा निर्यात हालांकि लचीला बना हुआ है और सेवा में व्यापार अधिशेष 38 अरब डॉलर का होगा। यानी इधर आप देखिए तो 57 अरब डॉलर का इसमें नुकसान है, 38 अरब डॉलर का इसमें शेष है, यानी कि 19 अरब डॉलर का हमें घाटा लगेगा और जो रेमिटेंस आदि देकर फिर ये स्थिति सकारात्मक हो सकती है। इसलिए देख रहे हैं वित्त वर्ष 24-25 की पहली तिमाही में चालू खाता शेष में मामूली घाटा दर्ज करने की उम्मीद है, ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, जरा सा चालू खाता शेष के बारे में समझ लेते हैं कि करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है। तो चालू खाता शेष या करंट अकाउंट बैलेंस किसी देश की बाकी दुनिया के साथ लेन देन का दस्तावेज होता है, जो करंट लेन देन का दस्तावेज होता है। यह एक निश्चित समय में, यानी एक वर्ष के भीतर, एक महीने, अमूमन एक वर्ष के भीतर, जैसे अभी ये एक तिमाही के भीतर निकाल सकते हैं, तो एक वर्ष के भीतर, एक तिमाही के भीतर, कभी भी आप आंकड़े ले सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं में शुद्ध व्यापार जो होता है, शुद्ध व्यापार क्या होता है, निर्यात माइनस आयात, यानी वस्तुओं का निर्यात माइनस वस्तुओं का आयात प्लस सेवाओं का निर्यात माइनस सेवाओं का आयात, यानी जो शुद्ध व्यापार होता है वह शुद्ध हस्तांतरण भुगतान, यानी कि कितना रेमिटेंस यहाँ से भेजा गया बाहर और वहाँ से कितना रेमिटेंस यहाँ पे आया, उसका अंतर, और सीमा पार निवेश पर शुद्ध आय, यानी यहाँ से विदेश कितना निवेश किया गया था उससे जो रिटर्न, और यहाँ पे जो विदेश का निवेश है उसमें जो रिटर्न से जो अंतर आता है, ये सारी चीज़ें मिलाकर चालू खाता शेष बनाते हैं। इससे पता क्या चलता है, तो देखिए यह दुनिया के साथ किसी देश के समग्र आर्थिक संबंधों का अवलोकन प्रदान करता है। यह इंगित करता है कि क्या यह शेष दुनिया के लिए शुद्ध उधार करता है या ऋणदाता, यानी अगर सरप्लस की स्थिति होगी तो हम उधार दे रहे होंगे, यानी हमको देने के लिए लोग पैसा ले रहे होंगे तभी हमें दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारा घाटा है तो हम ऋण लेकर या कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके आधार पे हम क्या करते हैं, चुकाते हैं। तो ऐसे में तो देश के लिए बहुत अच्छी स्थिति है अगर व्यापार अधिशेष रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक व्यापार अधिशेष रहता है तो उस पर अन्य देशों द्वारा भौवें टेढ़ी की जाती हैं, क्योंकि देखा जाता है कि कहीं न कहीं ये व्यापार को विकृत कर रहा है, जैसे चीन पे आरोप लगते रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अगर व्यापार घाटा लंबे समय तक रहता है तो फिर हमारे मुद्रा पे दबाव होता है, उसका अवमूल्यन बढ़ता है और हमारा निर्यात और भी कम्पिटिटिव रूप से कम हो जाता है और आयात की मूल्य, और ये अच्छी स्थिति देश की सेहत के लिए नहीं मानी जाती है। तो इसमें यही है, अतिका बहुत ज़्यादा अधिशेष भी बेहतर नहीं होता है लंबे समय से, क्योंकि दुनिया के अन्य देश उस पर फिर विरोध करने लगते हैं, और अगर घाटा बहुत ज़्यादा है तो वो खुद के लिए चिंता का भी सबब बनता जाता है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए कि इसका इस्तेमाल अक्सर किसी देश की बाहरी वित्तीय स्थिति और उनके अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को
पूरा करने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। चालू खाते में अधिशेष वित्तीय मजबूती का संकेत देती है, जबकि घाटा किसी देश की विदेशी पूंजी पर निर्भरता के बारे में चिंता पैदा कर सकता है। लेकिन ये सब सामान्य चीजें, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि अगर कोई देश जैसे भारत है, अब भारत विकासशील देश है, एक्सपायर देश है, महत्वाकांक्षी देश है, तो ऐसे में वो बहुत तेजी से अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने को लेकर जब कंजम्पशन करता है, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर है या कई सारे इंटरमीडिएट गुड करता है, तो ये आपका आयात तेजी से बढ़ सकता है और उसके कारण आपका व्यापार घाटा दिखा सकता है, जिससे करंट अकाउंट बैलेंस में घाटा दिखाई दे सकता है। लेकिन ये उतना नुकसानदायक नहीं है अगर आपकी व्यवस्था, आपकी चीजें, आपका ग्रोथ रेट और सारे पहलू उसके साथ मैनेज हों। तो सिर्फ करंट अकाउंट बैलेंस ही नहीं देखा जाता है, अन्य पहलू भी अर्थव्यवस्था के उसको लेकर देखा जाता है। लेकिन बेहतर स्थिति यह है कि आपका अगर करंट अकाउंट बैलेंस अधिशेष की स्थिति है तो ये मुस्कुराने की तो स्थिति है ही है, या अगर घाटा कम हो रहा है तो ये थोड़ा सा सकारात्मक स्थिति तो है ही है। इसलिए पिछली तिमाही के आधार पर थोड़ा हम मुस्कुरा सकते हैं, पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा थोड़ा कम चिंतित, यानी हमारा चिंता थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर स्थिति को बताता है और आगे भी संभावना ठीक दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको पढ़िएगा, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है वो PDF में मैं डाल दूंगा और वेबसाइट पे भी जाके आप, बाजीराव रेड्डी के वेबसाइट पे भी जाके आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, कुछ और भी टॉपिक आप डिस्कस कराना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।